इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि जैसे हमारा एक ब्रेन, हमारा मन कुछ कहता है, ठीक है, और हमारा ब्रेन कुछ और कहता है। यानी हमारी विजडम कहती है कि सुबह उठो और जिम जाओ, और हमारा मन कहता है कि नहीं यार सो जाओ। तो इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट है कि जो सही है और जहां हमारा मन हमें लैग करता है, इमोशनली वीक करता है, तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस जो टूल है वो इस चीज में बैलेंस क्रिएट करता। अगर मैं शॉर्ट में ये चीज बोलूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो सामने वाले के इमोशंस को समझना, फील करना, और साथ ही साथ खुद के इमोशंस को भी एड्रेस करना, समझना, और फिर रिएक्ट करना या उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना। एक्चुअली लोग समझ ही नहीं पाते हैं। क्या होता है कि जब हम नए नए किसी रिश्ते में आते हैं ना, तो एक वो बटरफ्लाईज, हनीमून फेज और बड़ा गुडी गुडी सा सबको लगता, और हमारे बॉडी में जो हमारे हार्मोनल चेंजेस है वो भी होते हैं, राइट। उस फीलिंग को हम रिश्ते में सालों तक चेज करते रहते हैं कि वो फील क्यों नहीं है, जबकि यहाँ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रिश्तों की 7 स्टेजेस होती हैं। 1 बाय 1 हम हर स्टेज में जाते हैं और हर स्टेज की अपनी ब्यूटी है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज को ही चेज करते रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अब वो बात नहीं है, अब हमारे अंदर वो प्यार नहीं है, लाइक अब बहुत कुछ मिसिंग सा लगता है, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करते, ये कंप्लेन शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली ये क्यों होता है? क्योंकि हम उस एक फीलिंग को चेज कर रहे हैं, लव और अटैचमेंट। अब आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, लव मीन्स, जो मैंने आपको पहले बताया, गिविंग, कि मैं अपने पार्टनर को क्या दे रहा हूं, उससे मुझे खुशी मिल रही, दैट इज लव फॉर मी। अटैचमेंट, तुम मेरे लिए कर क्यों नहीं रहे हो? अटैचमेंट कंट्रोल करती है। 2 तरीके से मैं आपको बस समझाने की कोशिश करती हूँ। एक साइलेंट ट्रीटमेंट होता है जिसमें लोग भाग जाते हैं कि हमें जवाब ना देना पड़े, हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लाइक एक पार्टनर ने कुछ सवाल किए कि मैं इमोशनली हर्ट हूँ, या तुमने ऐसा नहीं किया, या तुमने मेरी बात को वैलिडेट नहीं किया, या तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और वो उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि वो भाग जाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, कम्युनिकेशन से भागना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत है, तो इसलिए वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, वो सामने वाले पार्टनर को तोड़ देता, मार देता, उसकी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन ले आता है। लेकिन अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उस वक्त अगर आप साइलेंटली उस सिचुएशन में थोड़ा पॉज दे देते हो और नेक्स्ट डे उसको फिर बात करते हो, तो दैट इज नॉट साइलेंट ट्रीटमेंट। सर देखिए, मैं रास्ता सही है या गलत है इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी, बट हाँ मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो बच्चे आजकल लिव इन में रहना चाह रहे हैं, उनका जो मोटिव है ना, वो ये है कि हमें पार्टनर का पता चल जाए कि हम साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि कुछ भी कभी भी परफेक्ट तो नहीं होता। तो अगर आप किसी के साथ 2 साल 3 साल लिव इन में रहने के बाद आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव तो उनमें मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या आप उन्हें छोड़ करके किसी और के पास जाओगे, फिर उनके साथ लिव इन में रहोगे? वो भी परफेक्ट नहीं होगा, फिर क्या उनको छोड़ दोगे? क्या ये सिलसिला कहीं खत्म होगा? एट द एंड ये सिलसिला तभी खत्म होगा जब आप कोप अप करना सीख लोगे, जब आप रिश्तों में एक सामंजस्य बनाना सीख लोगे, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होगे कि नहीं, इतना ज्यादा एक्सपोजर हो चुका है ना, इतनी ज्यादा लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया पर कि 1 सेकेंड में आप किसी को हाय भेजकर अप्रोच कर सकते हैं, राइट। और दूसरा, हम साइकोलॉजिकली इस तरीके से बने कि हमें अट्रैक्शन हो जाता है। ये तो हमें कॉन्शियसली अपने आप को रोकना होता है, अदरवाइज सामने से कोई अट्रैक्टिव लड़की जा रही है तो देखेंगे ही लोग, ठीक है, या कोई अच्छा हैंडसम बंदा है तो फीमेल्स भी अट्रैक्ट होंगी, देखेंगी। बट हमें ये लॉयल्टी का जो एक क्वेश्चन है वो सबका अपना है।
नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं ट्विंकल चोपड़ा जी। ट्विंकल चोपड़ा जी लुधियाना पंजाब से आती हैं। सबसे बड़ी खास बात जो ट्विंकल चोपड़ा जी के साथ है वो है ट्विंकल चोपड़ा जी भारत की जानी मानी इमोशनल इंटेलिजेंस कोच हैं। साथ में टैरोट रीडिंग में भी उनका स्पेशलाइजेशन है। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार विष्णु जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए मैम। जी हाँ, मैं पिछले 3 साल से ऑकल्ट में हूँ। मैं टैरो करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। एंड अभी मैंने रिसेंटली इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू किया है। आई एम अ रिलेशनशिप कोच और इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा टूल है। ओके मैम, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? प्लीज हमारे दर्शकों के बारे में दर्शकों को इसके बारे में सिंपल भाषा में बताइए मैम। जी जरूर। देखिए, इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि जैसे हमारा एक ब्रेन, हमारा मन कुछ कहता है, ठीक है, और हमारा ब्रेन कुछ और कहता है। यानी हमारी विजडम कहती है कि सुबह उठो और जिम जाओ, और हमारा मन कहता है कि नहीं यार सो जाओ। तो इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट है कि जो सही है और जहां हमारा मन हमें लैक करता है, इमोशनली वीक करता है, तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस जो टूल है वो इस चीज में बैलेंस क्रिएट करता। अगर मैं शॉर्ट में ये चीज बोलूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो सामने वाले के इमोशंस को समझना, फील करना, और साथ ही साथ खुद के इमोशंस को भी एड्रेस करना, समझना, और फिर रिएक्ट करना या उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना। दैट इज ऑल अबाउट। मैम, हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना जरूरी होता है या उनको समझना ज्यादा जरूरी होता है? विष्णु जी देखिए, इमोशंस को समझना ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। अगर हम अपने इमोशन को समझ लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। लाइक सपोज करिए कि अभी मेरे को गुस्सा आता है, किसी बात से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ये अगर इंसिडेंस हुआ तो मैं गुस्से में आ जाऊंगी। मेरे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो मैं गुस्से में आ जाऊंगी। अगर मैं इस चीज को समझ लेती हूँ, एड्रेस करती हूँ कि भाई ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, तो ही मैं उसको चेंज कर पाऊंगी। तभी मुझे समझ में आएगा कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो इमोशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा अगर हम उसे कॉन्शियसली समझ के करते हैं तो। मैम, अक्सर हम देखते हैं एक जनरल आदमी कैसे ये जान सकता है, समझ सकता है, महसूस कर सकता है कि वो इमोशनली स्ट्रांग है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अवेयरनेस में सबसे पहला यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जनरली क्या होता है कि जब आपके पास सारी सिचुएशन बिल्कुल ऑल राइट है, लाइक आपके पास अच्छा घर है, फैमिली अच्छी है, पार्टनर अच्छा है, जॉब अच्छी है, वो इंसान हैप्पी रहेगा, सबके साथ अच्छा ही दिखेगा, राइट? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग समझ सकता। बट एक्चुअली जब सिचुएशन एडवर्स होगी तब वो कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज ऑल अबाउट कि आप उस वक्त उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। वो आपका असली कैरेक्टर है, वो आपको बताता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हैं या वीक हैं। तो हमेशा एडवर्स सिचुएशन में आप क्या करते हो वो चीज आप नोट करेंगे तो आप अपने आप को जान पाएंगे। मैम, अक्सर हम देखते हैं और कई बार ऐसे लोगों को पारिवारिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर कई बार तानों का सामना करना पड़ता है। क्या हाई इमोशनलिटी एक कमजोरी है मैम? देखिए, एक्चुअली ना लोग कंफ्यूज्ड है। हमारी इंडियन सोसाइटी में जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, रो धो रहा है, उसे इमोशनल कह दिया जाता है। और जबकि असलियत नहीं है, वो इमोशनल नहीं है, वो इमोशनल वीक है। क्योंकि जो इमोशनल इंसान होगा, इमोशनली स्ट्रांग होगा, वो ऐसा नहीं कि हर वक्त खुश ही रहेगा, वो दुख को भी उतना ही फील करेगा। लाइक आज मैं खुश हूं तो मैं अपने इमोशंस को फील कर पा रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूं, और अगर मैं खुद
खुश नहीं हूं, ठीक है, तो मैं उस दुख को भी फील कर पा रही, बट मैं उसे होल्ड नहीं कर रही. जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है वो इमोशंस को होल्ड नहीं करता, राइट. और जो लोग होल्ड कर लेते हैं अपने सॉरो को, अपनी सैडनेस को, तो फिर वो लोग इमोशनली वीक होते हैं, वो इमोशनल नहीं होते. तो दैट इज अ डिफरेंस कि आप इमोशनली वीक हैं, आप इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, राइट. दिस इज ऑल अबाउट. मैम आजकल हम देखते हैं परिवारों में काफी कलवाहट बढ़ती जा रही है, चाहे वो किसी भी तरह के रिश्ते हों, पति पत्नी के हों, भाई भाई के रिश्ते हों, या फ्रेंड सर्कल में हों मैम. और ऐसी बार कई बार टकराव ज्यादा बढ़ जाता है, काफी तेज गुस्सा आता है, लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं. ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं मैम? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विष्णु जी. एक टाइम था जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि अपने दिल की बात कभी चाची से कर ली, कभी दादी से कर ली. बच्चे भी सिक्योर फील करते थे कि अगर पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो हमारे अंकल आंटी दादा दादी उन्होंने हमें संभाल लिया. आजकल ऐसा नहीं है. सिचुएशन जो है ना इतनी चेंज हो चुकी है कि आज की दुनिया में लोग आइसोलेटेड हैं, बिकॉज घर चलाने के लिए कपल्स काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सैडनेस, एडिक्शंस, ये सारी चीजें जो है ना हमें फेस करनी पड़ रही है एज अ कपल, एज अ टीनेजर. हर एक एज ग्रुप में ये सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं. आप कह रहे हैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब तक हम इन्हें एड्रेस नहीं करेंगे कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है. तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो टूल है वो यहीं पर हमें हेल्प करता है, यहीं पर हमें कोचेस की नीड है, क्योंकि आज हमारे पास कोई ऐसा लॉयल पर्सन नहीं है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके और उसके पास वो अथॉरिटी हो कि वो हमें सही गाइड कर सके. कपल्स के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर इनसिक्योरिटीज है, राइट. अब वो अपनी माँ से बात कर रहे हैं या अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, वो अपनी एक्सपीरियंस से उनको गाइड कर रहे हैं, जो जरूरी नहीं है कि वो सही हो. तो लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं. सोशल मीडिया ने रही सही कसर पूरी कर दी है. सोशल मीडिया से जो उनका दिल करता है, जो उनको वैलिडेशन मिलती है जिन चीजों से, वहां से वो चीजें वो पिक कर लेते हैं और अपने आप को वैलिडेट करते हैं कि हम सही है, हमारा पार्टनर गलत है. तो इस तरीके की जो चीजें है ना, अगर गुस्सा आ रहा है, एंगर हो रहा है, रिश्तों में खराबी आ रही है, तो जरूरत है यहाँ पर अपने आप को एजुकेट करने की कि मुझे इन नेगेटिव इमोशंस को एड्रेस करना है, फिर इन पे काम करना है और अपने आप को इससे ठीक करना है, राइट. तो वो कुछ टेक्निक्स है जिनको हम लर्न करके हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या अवेयर कर सकते हैं. जी मैम, एक बड़ा खास सवाल है मेरा. आजकल हम देखते हैं मैम कि परिवार हो या हमारा फ्रेंड सर्कल हो या हमारा कोई बिजनेस प्लेस हो, लोग काफी छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं मैम. और खासकर ये जो प्रॉब्लम है हर्ट होने की, ये पति पत्नी के रिश्ते में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में, भाई भाई के रिश्ते में काफी देखी जाती है मैम. और हमने देखा है कि मैम हर्ट होने की वजह से अब तो पति पत्नी के रिश्ते डिवोर्स की नौबत तक चले जाते हैं. कैसे कंट्रोल करें मैम इस प्रॉब्लम को, जो हमारा दिल जो प्रभावित हो जाता है, हम हर्ट हो जाते हैं, इसको कैसे हम कंट्रोल करें? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, छोटी छोटी चीजों पर लोग हर्ट हो जाते हैं क्योंकि लोग आजकल गिविंग नहीं है, एक्सेप्ट, मतलब कि वो चाहते हैं कि बस हमें ही मिले. उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं अपने सामने वाले पर्सन से. अगर वो फ्रेंड सर्कल में है तो वो कहेंगे कि हमारी फ्रेंड्स हमें फोन करें, हमें पूछें, हमें पैम्पर करें. पार्टनर है तो पार्टनर 24 घंटे हमें क्यों नहीं पूछ रहा, हमारे लिए अवेलेबल क्यों नहीं है, उसे बिना बोले ही क्यों नहीं समझ में आता कि मुझे क्या चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं लोगों से. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, nobody is ready to take सामने वाले का बैगेज. कोई भी सामने वाले का इमोशनल बैगेज लेने को रेडी नहीं है. एवरीबडी इज नाउ फीलिंग कि हमें सेल्फ लव में रहना है, हमें पैम्पर करो,
तो इस वजह से लोग हर्ट हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस है जो ना वही हर्ट करती हैं। अगर हम गिविंग नेचर के बने कि भाई मेरा पार्टनर है, मेरे पार्टनर ने मैं उसे बोल दूं भाई तुम पहले खाना खा लो फिर मैं खा लूंगी, तो मेरे को उससे खुशी मिलेगी, लेकिन खाना वो खाएगा, पार्टनर मेरा, सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा, राइट। और दूसरी तरफ मैं ये एक्सपेक्ट करूं तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं कि मुझे क्या खाना है, तो मैं हर्ट हो जाऊंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइंड सेट को शिफ्ट करना। तो वही हम एक्चुअली कपल थेरेपीज में हम यही सिखाते भी हैं कि किस तरीके से हम अपने माइंड को, अपने इनर डायलॉग्स को चेंज करिए, सो दैट आपके पैटर्न्स चेंज हो, सो दैट आप अपने रिश्तों को और बेहतर कर सके। मैम एक बड़ा मेरा संवेदनशील सवाल है कि क्या, और खासकर ये जो सवाल है ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से ही जुड़ा हुआ है, क्या रिश्तों को बचाने के लिए लव और अटैचमेंट में जो बारीक जो फर्क होता है, जो अंतर होता है, जिसकी छोटा से धागे बराबर होता है, उसके टूटने का डर हमेशा बना रहता है, उसको समझना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है विष्णु जी। एक्चुअली लोग समझ ही नहीं पाते हैं। क्या होता है कि जब हम नए नए किसी रिश्ते में आते हैं ना, तो एक वो बटरफ्लाईज, हनीमून फेज और बड़ा गुडी गुडी सा सबको लगता, और हमारे बॉडी में जो हमारे हार्मोनल चेंजेस हैं वो भी होते हैं, राइट। उस फीलिंग को हम रिश्ते में सालों तक चेस करते रहते हैं कि वो फील क्यों नहीं है, जबकि यहाँ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रिश्तों की 7 स्टेजेस होती हैं। 1 बाय 1 हम हर स्टेज में जाते हैं और हर स्टेज की अपनी ब्यूटी है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज को ही चेस करते रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अब वो बात नहीं है, अब हमारे अंदर वो प्यार नहीं है, लाइक अब बहुत कुछ मिसिंग सा लगता है, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करते, ये कंप्लेन शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली ये क्यों होता है, क्योंकि हम उस एक फीलिंग को चेस कर रहे हैं। लव और अटैचमेंट, अब आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, लव मीन्स जो मैंने आपको पहले बताया, गिविंग, कि मैं अपने पार्टनर को क्या दे रहा हूं, उससे मुझे खुशी मिल रही है, दैट इज लव फॉर मी। अटैचमेंट, तुम मेरे लिए कर क्यों नहीं रहे हो, अटैचमेंट कंट्रोल करती है, लव जो है वो आपको फ्रीडम देता है। ये फर्क को समझना बहुत जरूरी है, और जो लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते, सॉरी टू से, वो अपने रिश्तों में हमेशा कुछ ना कुछ तो लैक करते रहते हैं और वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। मैम आजकल हम देखते हैं कुछ लोगों को जैसे एक आदत सी हो जाती है टॉक्सिक रिश्तों को झेलने की, कभी छोड़ते हैं, कभी उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन वो उन टॉक्सिक रिश्तों के आसपास उनकी लाइफ जो है घूमती रहती है। कैसे मैनेज करें मैम टॉक्सिक रिलेशनशिप को, ये एक बड़ा सवाल है मैम। बहुत बड़ा सवाल है विष्णु जी। जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ ना, मेरे पास 70 से 75% जो केस हैं वो रिलेशनशिप के बारे में ही आते हैं। ब्लॉक कर दिया, वापस आ गया, चला गया, फिर आ गया। ये एक लूप है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं, और इसकी प्रॉब्लम वही है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि लोग आजकल रिश्तों में कमिटमेंट देना नहीं चाहते, जिस वजह से ये प्रॉब्लम इनफिडेलिटी की बहुत ज्यादा। आप ये चीज देखिए कि ये जो लूप है, इसको तोड़ने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता, ठीक है, बहुत पेन से गुजरना पड़ता लोगों को। दैट्स वाई वो इस पेन को ना झेलना पड़े, वापस से उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं। उन्हें लगता है कि नए रिश्ते में जाने से अच्छा है इस फैमिलियर पेन को ही वापस जीते रहो। और दूसरी चीज है उनकी उम्मीद, कभी तो ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज है अपने आप को एविडेंसेस दे देना कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, ये सिचुएशन गलत है। लाइक वो सामने देखते हैं कि सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, उनकी आइडेंटिटी को हर्ट कर रहा है, वही पैटर्न जिंदगी में वो बार बार चेस कर रहे हैं, बट स्टिल वो उससे बाहर नहीं निकल रहे।
पिटीनेस है कि हम जान रहे हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम चेस कर रहे हैं उस चीज को। ये बहुत बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है सर। आप सोच भी नहीं सकते कितने लोग इस लूप में फंसे हो, और हर एज ग्रुप के। जी मैम, एक और मेरा खास सवाल है कि कई बार हम किसी भी रिश्ते से बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट थेरेपी अपनाते हैं। तो साइलेंट ट्रीटमेंट क्या ये एक पनिशमेंट है या इसको हम एक इमोशनल अत्याचार बोल सकते हैं? साइलेंट ट्रीटमेंट को दो तरीके से मैं आपको बस समझाने की कोशिश करती हूँ। एक साइलेंट ट्रीटमेंट होता है जिसमें लोग भाग जाते हैं कि हमें जवाब ना देना पड़े, हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लाइक एक पार्टनर ने कुछ सवाल किए कि मैं इमोशनली हर्ट हूं, या तुमने ऐसा नहीं किया, या तुमने मेरी बात को वैलिडेट नहीं किया, या तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और वो उसको जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि वो भाग जाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, कम्युनिकेशन से भागना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत है, तो इसलिए वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो वो जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, वो सामने वाले पार्टनर को तोड़ देता है, मार देता है, उसकी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन ले आता है। लेकिन अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, उस वक्त अगर आप साइलेंटली उस सिचुएशन में थोड़ा पॉज दे देते हो और नेक्स्ट डे उसको फिर बात करते हो, तो दैट इज नॉट साइलेंट ट्रीटमेंट। बट जो आप बिल्कुल ही उस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करते अपने पार्टनर के साथ, दैट इज फॉर श्योर अ पनिशमेंट। मैम, ये ओवर थिंकिंग हमारे रिश्ते को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, डैमेज करती है, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन? दोनों, ठीक है। क्योंकि अगर अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तभी आपका पार्टनर ओवरथिंक करेगा। बट ओवरथिंकिंग अपने आप में एक बहुत ही गलत सेंटिमेंट है कि हर चीज को ओवरथिंक करना, यानी कि जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं उनको हम सोचते रहते हैं, और जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, आगे जाकर एंजाइटी में आ जाते हैं, और उसका असर डेफिनेटली रिश्तों पे पड़ता ही है। तो अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट कर लेंगे तो ओवरथिंकिंग नहीं होगी। बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर ही हमेशा आपको बार बार एक्सप्लेनेशंस दे कि आप ओवरथिंक ना करें। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ओवरथिंक ना करें, राइट। तो कम्युनिकेशन इज जरूरी, सो दैट ओवरथिंकिंग की जरूरत ही ना पड़े। बट हम उसको एक लेवरेज नहीं ले सकते कि हाँ राइट, कि ओवरथिंकिंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ना करें, जी हमें उसका टेक केयर करना। मैम, रिलेशनशिप में लव के लिए स्पेस देना, क्या इसको लव का साइन माना जा सकता है या डिस्टेंस क्रिएशन का जरिया है? ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। स्पेस देना इज डिफरेंट, डिस्टेंस बना लेना इज डिफरेंट। डिस्टेंस बना लेना एक नेगेटिव इमोशन है, और स्पेस देना ग्रोथ के लिए या अपनी एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए, दैट इज वेरी नेसेसरी। क्योंकि दो लोग आजकल देखिए, हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है, ऑफिस का भी स्ट्रेस है, सोशल भी मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, सारी चीजें मैनेज करनी है। और आज की डेट में हर लड़की या हर लड़का ये चाहता है कि हमारा खुद का एक मी टाइम भी हो। तो एक स्पेस, हेल्दी स्पेस देना, इट्स रियली नीडेड आज की डेट में। मतलब हर वक्त पार्टनर के बीच में ही घुसे रहना कि भाई तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मुझे एक एक पल की खबर हो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। अरे बट डिस्टेंस एक तरह से कि इमोशनली एक दूसरे को दूर कर देना, पूछना ही नहीं कि तुम्हारी इमोशनल नीड्स क्या है, तुम क्या चाह रही हो, या उसे वैलिडेट नहीं करना, वो गलत है। बट हेल्दी स्पेस इज गुड। मैम, एज ए ईआई कोच, जो आजकल के यंगर कपल हैं, उनमें कॉमनली क्या मेन इश्यूज आप देखते हो, क्या नजर आता है, कैसे उनको, नजरिया क्या है आपका उनको देखने के बाद?
सर मैंने जो अभी तक देखा है समाज में हर एक रिलेशनशिप, हर एक एज ग्रुप अलग अलग तरीके से बट स्ट्रगल जरूर कर रहा। बच्चों के पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट, फ्रेंड्स के साथ है, अपने करियर को लेकर ओवर थिंकिंग है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, इनफिडेलिटी है, शक है, ब्रेकअप्स है, एकदम बहुत जल्दी से स्विच कर जाना रिश्तों में, एक साथ मल्टीपल अफेयर्स करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत इश्यूज हैं। अब किन किन इश्यूज की बात अब कर सकते हो? मैम अभी आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करी, लगता है जैसे कि मैम ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी ये तो भारत में एक्स्ट्रा, ये क्या रूट कारण है मैम, क्या कहां से शुरुआत होती है? देखिए, रूट कॉज तो बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है विष्णु जी कि आज की डेट में सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा हमें इंस्पायर कर दिया है ना सेल्फ लव के नाम पर, कि सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचो। जो हमारी इंडियन कल्चर के रूट्स थे ना कि हमें अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, या अब हमारी शादी हो गई है तो मेरे को इसके साथ ही लॉयल रहना है, मैं एक एक्सेप्टेंस में आ गई हूँ कि भाई जो है यही है। अब वो चीज कि भाई एक ही बार जिंदगी मिली है, सेल्फ लव करो, और अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसे ठीक मत करो, रिपेयर मत करो, आगे बढ़ जाओ, कोई और ऑप्शन देख लो। तो इस तरीके की जो मानसिकता को एक्चुअली में हमारी सोसाइटी प्रमोट कर रही है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम अब देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे कि फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो मेल से बहुत डिफरेंट है, उनकी साइकोलॉजी नीड्स बहुत डिफरेंट है। फीमेल्स को इमोशनली सिक्योरिटी चाहिए, और मेल्स जो है वो इतना दे नहीं पाए उनको, अगर ठीक है, और कहीं बाहर से उनको थोड़ी भी इमोशनल सिक्योरिटी मिल गई तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं बाहर जाऊं। मतलब आज की डेट में रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरे को ऐसा लगता है जो मेन रीजन है ना, एक कंफर्ट बन चुका है कि हाँ अगर मैं अपने लिए कुछ भी सोच रहा हूं या सोच रही हूं तो वो गलत नहीं है। हमारी एक्चुअली रूट्स जो है ना वो थोड़ी सी हिल चुकी है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल में इसलिए भी लोग ज्यादा जा रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें हमें कहीं सुकून नहीं मिलने वाला, उल्टा हम आगे जाकर खराब ही होने वाले हैं। एक बड़ा पेचीदा सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ मैम, कि अभी हालांकि ये जो समस्या है वो दिल्ली, मुंबई, यो चेन्नई, कैलकाटा, जो हैदराबाद, पुणे, मेट्रो सिटीज में जो भारत के हाई लेवल की ब्रांडेड सिटी है वहां तक अभी हालांकि ये सीमित है। मैम लिव इन रिलेशनशिप, ये मेट्रो सिटीज में जीवन का एक पार्ट बन चुका है मैम। क्या लगता है आपको, क्या ये रास्ता सही है? इसकी क्या मंजिल होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? सर देखिए, मैं रास्ता सही है या गलत है इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी, बट हाँ मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो बच्चे आजकल लिव इन में रहना चाह रहे हैं उनका जो मोटिव है ना वो ये है कि हमें पार्टनर का पता चल जाए कि हम साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि कुछ भी कभी भी परफेक्ट तो नहीं होता। तो अगर आप किसी के साथ 2 साल 3 साल लिव इन में रहने के बाद आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव तो उनमें मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या आप उन्हें छोड़कर के किसी और के पास जाओगे, फिर उनके साथ लिव इन में रहोगे, वो भी परफेक्ट नहीं होगा, फिर क्या उनको छोड़ दोगे? क्या ये सिलसिला कहीं खत्म होगा? एट द एंड ये सिलसिला तभी खत्म होगा जब आप कोप अप करना सीख लोगे, जब आप रिश्तों में एक सामंजस्य बनाना सीख लोगे, जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होगे कि नहीं रिश्ते में
अपना क्या देना है और सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करना है और उसको बैलेंस कैसे करना है। तो अगर एक रिलेशनशिप से पहले लिविंग में रहता है, इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। वाई डिपेंड करती क्यों है। अगर वो एक परफेक्शन की तलाश में रह रहे हैं तो मैं समझती कि परफेक्शन मिल सकता, राइट। मैनेज ही करना पड़ेगा, आपको अवेयर ही होना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट की पर्सनल चॉइस। आज तो देखते हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो सरल से बने हैं और सरल रिश्तों को तोड़ देते हैं। तो क्या लगता है आपको, जब सरल ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप के बाद जो आजकल की युवा पीढ़ी है, चाहे लड़का है लड़की है या कपल है, क्या बड़ी गलती करते हैं आपकी नजर में? सर इतना ज्यादा एक्सपोजर हो चुका है ना, इतनी ज्यादा लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया पर कि एक सेकंड में आप किसी को हाय भेजकर अप्रोच कर सकते हैं, राइट। और दूसरा, हम साइकोलॉजिकली इस तरीके से बने कि हम में अट्रैक्शन हो जाता है। ये तो हमें कॉन्शियसली अपने आप को रोकना होता है, अदरवाइज सामने से कोई अट्रैक्टिव लड़की जा रही है तो देखेंगे ही लोग, ठीक है, या कोई अच्छा हैंडसम बंदा है तो फीमेल्स भी अट्रैक्ट होंगी, देखेंगी। बट हमें ये लॉयल्टी का जो एक क्वेश्चन है वो सबका अपना है, जो रूट्स है वो सबकी अपनी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो ब्रेकअप वगैरह होता है, ये क्या होगा, जो ब्रेकअप वगैरह है या हम कह सकते हैं कि ब्रेकअप वगैरह के बाद जो लोग हैं वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं उनकी लाइफ में, जो फटाफट जो एकदम से नए लोग आ जाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि दो लोगों में कोई दिक्कत है, सिर्फ प्रॉब्लम ये कि हमें कोई और पसंद आ गया, ठीक है। तो इस थ्योरी पर लोग चल रहे हैं और इजीली सब कुछ अवेलेबल है, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम है। जी मैम, एक और मेरा खास सवाल है कि मैरिज से पहले और मैरिज के बाद में रिश्ते बचे रहे, रिश्तों की मिठास और मर्यादा कायम रहे, क्या खास करें मैम? जी जरूर। इसके लिए जो है मेन चीज तो ये है कि हमें गिविंग होना है, अपने पार्टनर के लिए लॉयल होना है और इस थ्योरी को समझना है कि फीमेल जो है वो इमोशनली सेफ्टी चाहती है और मेल जो है वो एक फीमेल का साथ चाहता है। तो हमें ये चीजों को देखना पड़ेगा, एक पेज पर दोनों को लाना पड़ेगा। कपल्स को, हस्बैंड वाइफ सेम पेज पर होने चाहिए। लाइक जैसे फीमेल को पता होना चाहिए कि एक मेल का साइकोलॉजी ही है कि उन्हें विजुअल्स पसंद है और वो फीमेल घर में गंदा सा नाइट सूट पहनकर घूम रही है तो ऑब्वियसली उसके हस्बैंड को वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। और इसे हम ये नहीं कह सकते कि उसकी सोच गंदी है या उसका सोच ही गलत है, राइट। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक मेल की साइकोलॉजी ही ऐसी है, तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। और एक फीमेल की जो साइकोलॉजी है उसको एक मेल को समझना पड़ेगा कि उसकी इनसिक्योरिटीज में वो उसको रीअश्योरेंस दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू, इस टाइप से रीअश्योरेंस देना। तो उसकी इमोशनल नीड्स को अगर मेल पूरा कर रहा है और मेल की इमोशनल नीड्स को फीमेल पूरी कर रही है तो वो एक पेज पर आ सकते हैं। तो रिश्तों को बेहतर बनाने के बहुत सारे टिप्स हैं जो हम अपने काउंसलिंग सेशंस में देते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम उन्हें बताते हैं जिससे उनके रिश्ते बेहतर हो पाए। मैम, एक और मेरा खास सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं, आजकल की जो युवा जनरेशन है, जैसे कि लगता है कि उनमें मैच्योरिटी मैम बहुत ही कम देखी जाती है, वो रिश्तों में तनाव को सहन ही नहीं कर पाते मैम। और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र में रिश्तों की कड़वाहट के कारण, रिश्तों की डिप्रेशन के कारण भारत में हार्ट अटैक के केस भी इसकी वजह से ज़्यादा बढ़े। कार्डियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो ज़्यादातर यंगर में हार्ट अटैक का केस आता है उसमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का इश्यू छुपा होता है। तो मैम, और इसका एक कारण हाई इमोशनलिटी भी माना जाता है। कैसे इस चीज को मैनेज किया जा सकता है, कैसे उस तनाव से बचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये है ही है। हमारी जो रिश्ते जो है ना वो हमारी जरूरत है, हमारी नीड है। हमें हर एक सिचुएशन में रिश्ते चाहिए। अगर आज मैं बहुत खुश हूं, पार्टी करना चाहती हूं तो मुझे लोग चाहिए।
अगर आज मैं परेशान हूं, डिप्रेस्ड हूं, तो मुझे लोग चाहिए। तो लोगों की नीड जो है वो हमारी साइकोलॉजिकली नीड है, हमारी प्री प्रोग्रामिंग है। तो लोगों की नीड है हमें, राइट। लेकिन जब हमें सही लोग नहीं मिलते जैसा हमें लगता है, जबकि असलियत कुछ और है, हमें लगता है लोग हमें सही नहीं मिल रहे, जबकि प्रोग्रामिंग हमारी गलत है। ठीक है, वो मैं फिर आपको कभी बताऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी सिर्फ आप इस चीज को समझिए कि रिश्तों की जो जरूरत है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो नेचुरली हमारी हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, ओवर थिंकिंग आएगी ही आएगी, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। मैंने आपको बताया ना, पहले बहुत लोग हुआ करते थे, जैसे एक फीमेल है वो 20,000 शब्द पूरे दिन में बोलती है, मतलब अप्रॉक्स, जो साइकोलॉजी कहती है, और मेल 7,000 बोलता। 7,000। तो इसमें क्या है कि जो मेल पर्सन है वो 7,000 वर्ड्स बोलना उसकी एक साइकोलॉजिकली वो ऐसा प्रूवन किया गया है, तो वो टू द पॉइंट बात करेगा। लेकिन फीमेल को बहुत कुछ बोलना है, इतना ज्यादा बोलना है कि तो मुझे सुनो, राइट। तो अगर वो नहीं उसको कोई पर्सन मिल रहा, तो वो उसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, इसमें जाएगा ही जाएगा। दैट्स व्हाई ये हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। मैम, अगर एक व्यक्ति ये फैसला कर ले कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा, क्या ये पॉसिबल है? यस, कॉन्शियसली पॉसिबल है, और ये करना भी चाहिए। गुस्से को सप्रेस नहीं करना है, गुस्से को एड्रेस करना है, समझना है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे गुस्सा नहीं करना है। फिर उसके एविडेंसेस हम अपने माइंड में देते हैं कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं करना, और फिर हम उसको रिलीज करते हैं, या हम अपने आप को उस एंगर इश्यू से बाहर निकालते हैं। एक होता है कि भाई गुस्सा आ रहा है लेकिन हमने उसे सप्रेस कर दिया, हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम मुंह बना रहे हैं, हम दरवाजे पटक रहे हैं, जस्ट टू शो कि भाई मैं मुंह से तो गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज से तो गुस्सा दिख रहा है, गुस्सा मैं सप्रेस कर रही हूँ। और दूसरी तरफ हम गुस्से को समझ लें कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं करना, हम पॉज लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं और समझ लेते हैं कि मुझे यहाँ रुकना है कॉन्शियसली। दैट इज ऑल अबाउट टू कंट्रोल द एंगर। एक बड़ा, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है मैम, बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है कि चाहे जी। पति पत्नी के रिश्ते प्रभावित हो रहे हों, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, डिप्रेशन होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, जी। मैम जो परिवार में छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के तनाव का शिकार होते हैं, वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्या सजेशन बिल्कुल देंगे सही। मैम आप? बहुत ही खास सवाल है, क्या सजेशन देंगे उन कपल्स को, उन बच्चों को, कैसे वो उस पोजीशन से अपने आप को बचाएं? देखिए सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कपल्स को जो भी लड़ाई झगड़ा या जो अपना इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट है, पहली चीज तो है कि बच्चों के सामने करनी ही नहीं चाहिए। लाइक हमारे टाइम में ये हमें पता नहीं था और हम बच्चों के सामने ही कई बारी झगड़ पड़ते थे, तो आज मुझे समझ में आता है कि बच्चों में वो ट्रॉमास रह जाते हैं। तो पहली एडवाइस तो मेरी ये है कि खुद झगड़ा ही ना करें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो झगड़ा अगर उन्हें करना भी है तो एक हेल्दी वे में कम्युनिकेशन करें और बच्चों से थोड़ा साइड होकर के करें, बच्चों को बीच में ना लेकर आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो इस चीज को अपने हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेंगे, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि थोड़ा ध्यान रखें। मैम, एज ए ईआई कोच, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि ईआई के जरिए हम अपने कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को बेहतर रास्ते पे ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? सर, ईआई का मेन मकसद ही यही है, ठीक है। आई मीन टू से, अगर हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, अगर हम अपने आप को समझ लेते हैं, हमारी कम्युनिकेशन पे हम काम कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे बीच में झगड़े क्यों होते हैं? वाइफ ने कुछ कहा नहीं, उसने बोला तुम बिना बोले समझ लो,
हस्बैंड ने कुछ कह दिया और वाइफ ने समझा नहीं, तुमने तो ये कहा था, मैंने ऐसा कर दिया, तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन गैप्स ही है। अगर हमने अपने कम्युनिकेशन पे काम कर लिया तो हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई। अभी मैं यहाँ पर कुछ बोल रही हूँ और मेरे वो वर्ड्स जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मीनिंग वहां तक पहुंच ही नहीं रहा सामने, तो वो तो क्लैशेस ही है ना फिर हस्बैंड वाइफ में या किसी भी रिश्ते में। कुछ जो प्रोफेशनली एक्सपर्टाइज लोग हैं उनका एक आरोप है या वो क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया को, तो उनका ये आरोप है कि जो आज हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, या हमारे मतलब कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारे रिलेटिव से जुड़े हो, चाहे मौसा मौसी चाचा चाची कोई भी रिश्ते हो, पड़ोसी से हो, उसको डैमेज करने में उनका ये आरोप है। जो खास जो हमारे सोसाइटी के हाई प्रोफेशनल लोग हैं, सोशल के इंटेलिजेंट लोग हैं, कि सोशल मीडिया का उसमें 99% बड़ा योगदान है। कितना एग्री करते हो आप? देखिए, आपके सामने अगर मैं एक प्लेट रख दूं और उसमें एक सड़ा हुआ एप्पल रख दूं और एक सही एप्पल रख दूं, तो आप उस प्लेट में से क्या पिक कर रहे हैं, ये आपकी विजडम पे डिपेंड करता है, राइट? सोशल मीडिया को हम ब्लेम कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। सोशल मीडिया पे वो कंटेंट है, लोगों की अवेलेबिलिटी है, लोगों को अप्रोच करना है, गलत कंटेंट है, ठीक है, बट आप उसमें से क्या पिक कर रहे हो? क्या ये आपका एक कॉन्शियस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो जो लोग सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं ठीक है, मैं उनको भी गलत नहीं कह रही हूं, बट इंडिविजुअली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहां से क्या पिक करिए अपने लिए, राइट? तो मेन चीज तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी पर आ गई ना, आपकी विजडम, आप कितने इंटेलिजेंटली आप चीजों को वहां से उठा रहे हो। कई लोग मोटिवेशन पिक करते हैं और कई लोग सुसाइडल थॉट्स पिक करते हैं। जी, दिस इज ऑल अबाउट। क्लाइंट आपका आपके पास आता है, सीवियर टेंशन में है, बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी लाइफ प्रभावित है, कई प्रकार की वो इमोशनली फाइट लाइफ में कर रहे हैं। आप उनको क्या एडवाइस करेंगे उनको उस टेंशन से बाहर निकालने के लिए? क्या आपका सर, स्टेप होगा? टेंशन से बाहर निकालना कुछ ऐसा जिन जूम करके नहीं होता, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है? ये एक पूरा प्रोसेस की तरह चलता है। जब आप पहली चीज तो जो पार्टनर्स हमारे पास आ रहे हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि वो कितना डेडिकेटेड है अपने रिश्ते को सुधारने के लिए और बचाने के लिए, राइट? फिर हम उनके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। तो 3 से 4 सेशन लग जाते हैं उनको काउंसल करने में, उनको एक पेज पे लाने में, उनको समझाने में कि उनके पार्टनर का क्या मतलब था, क्या मीनिंग था। आप विष्णु जी बिलीव करिए, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कपल्स में जब झगड़ा होता है ना, तो 20 साल पुरानी बात से शुरू करेंगे, तुमने तब ये कहा था, ठीक है? तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो। मतलब इन बिटवीन अगर उस पर्सन ने घर संभाला, बच्चों की पढ़ाई संभाली, इतना कुछ घर के लिए, परिवार के लिए, पार्टनर के लिए किया, सब जीरो। तुमने वो 20 साल पहले कहा था और तुम ऐसा करते हो और तुम हमेशा से ऐसा करते हो। मतलब इन थॉट्स को आपने कई बारी लोगों के मुंह से सुना होगा बातचीत के दौरान। ये सारी जो चीजें ना, उनको ये समझाना पड़ता है कि आप थोड़ा एक पेज पे आओ और सही से कम्युनिकेट करो, और आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स है और आपकी ये फीलिंग्स है, और आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो, तो उन्हें पूरा एजुकेट करना पड़ता है। तो ईआई जो है वो एक पूरा सिस्टम है जिसे हम तरीके से यूज करते हैं। एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल है मैम, कि आज युवा पीढ़ी से जुड़ा हुआ है मैम। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी सैयारा करके, काफी बड़ी भारत की सुपरहिट मूवी में एक थी वो मैम। जो उस मूवी की जो सबसे बड़ी जो खासियत थी और जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी थी वो ये थी कि उस मूवी से अधिकतर यूथ जनरेशन, युवा पीढ़ी प्रभावित थी, और उस मूवी को देखते समय, देखने के बाद काफी आत्महत्या के केस हुए मैम।
मतलब उस मूवी के एक्टर से प्रभावित होकर युवा पीढ़ी के लोग उन्होंने अपनी लाइफ को उससे जोड़ दिया। तो ऐसे युवा जो एक मूवी से प्रभावित हो रहे हैं, एक एक्ट्रेस से प्रभावित हो रहे हैं, एक्टर से प्रभावित हो रहे हैं, कैसे उन युवाओं को मैनेज किया जा सकता है? क्या क्या प्रोस्पेक्टस हो सकता है मैम ईआई के अकॉर्डिंग? सर, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहे क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया। बचपन से हमने सिखाया ही नहीं है बच्चों को कि तुम अपने इमोशंस को समझो। हमारे माँ बाप ने कभी हमें समझाया कि बेटा इस वक्त तुम्हें क्या फील हो रहा है? तुम्हें स्केयर्ड फील हो रहा है, तुम्हें हैप्पीनेस फील हो रही है, तुम्हें फियर फील हो रहा है, तुम्हें सैडनेस फील हो रही है, तुम्हें एंगर फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है? आज तक हमें किसी ने सिखाया? आप ही बता दीजिए। हमें किसी ने बोला ही नहीं था। नहीं बोला। हमें अपने फीलिंग्स को वैलिडेट ही नहीं कर पाते थे, नाम ही नहीं दे पाते थे कि हम फील क्या कर रहे हैं। उसके बाद आज की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा पैम्पर्ड है अपने पेरेंट्स के थ्रू कि उन्हें मुश्किलों से निकलना क्या, उन्हें मुश्किलों की तरफ हवा भी नहीं लगने दी जाती। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसे सॉल्व कैसे करूंगा, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें प्रॉब्लम की तरफ जाने ही नहीं दे रहे। तो वो इतने ज्यादा पैम्पर्ड हैं कि वो अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को संभाल ही नहीं पा रहे। तो ये जो आपने मूवी की बात कही है, इस मूवी से अगर आप कह रहे हैं, हालांकि मुझे इतना पता नहीं है, मैंने देखी थी, मुझे इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि वो इमोशंस को बहुत ज्यादा डिसबैलेंस दिखाया गया था उसके अंदर। तो जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं ना, वो लोग वो हैं जो उस फेज में गुजर रहे हैं, ठीक है, और उनको वैलिडेशन मिल रहा है कि देखो वो कर रहे हैं, वो इस तरीके का फील कर रहे हैं और मैं भी वही फील कर रहा हूं, तो मैं ठीक हूं। अगर एक इंसान चोरी कर रहा है और सामने उसको चोरी मिल जाए और वो उसको ये बोल दे कि भाई मैं भी चोर हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो मैं खुश हो जाऊंगी कि हाँ मैं भी चोरी कर रही हूँ। तो दैट इज अ वैलिडेशन। वो लोग ज्यादा डिप्रेस हुए जिनको उस मूवी को देख करके एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिला कि हम गलत नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई। मैम, आपके पास में जो मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं कि क्या खास प्रॉब्लम के साथ आते हैं, किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं आपके पास? सर बेसिकली तो सबकी समस्याएं अलग होती हैं एक तरह से, बट जो क्योंकि कॉमन जो है उसमें बस यही हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो फीमेल ज्यादातर क्लाइंट्स आते हैं जिनको ब्रेकअप का सामना करना पड़ा है, उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया है, या ऐसे कपल्स आते हैं जिसमें फीमेल्स को लगता है कि उनकी वैल्यू भी नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी और उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, या उनके पति उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं। इस टाइप के केसेस मेरे पास थोड़े ज्यादा आते हैं और मैं उनको ही हैंडल करती हूँ, उनको सेल्फ लव में लेकर आती हूँ, उनको बताती हूँ कि एक्चुअली में कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ कहाँ आप गलत सिचुएशन को सोच रहे हैं। तो वो जब क्लैरिटी आ जाती है तो उनको सुकून आता है कि हाँ ये चीजें ऐसे नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। मैम, जो ईआई का जो प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टस है, क्या हम ये मान लें कि ये सोसाइटी के एक विशेष वर्ग तक सीमित है, या भविष्य में क्या बड़ी संभावना आप देखते हो? सर जैसे जैसे आइसोलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ईआई की संभावनाएं तो बहुत खुली हुई है। आज की डेट में हर इंसान को इस फील्ड में एजुकेट होना जरूरी है। मैंने आपको बताया ना, इंसान के जो 4 पिलर्स पे काम होता है कि सबसे पहले उसका फिजिकल पिलर अच्छा है कि नहीं, उस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी पढ़ाई लिखाई पर, उसका इंटेलेक्चुअल पिलर पे भी हम काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पिलर पे भी हम काम करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं मंदिर जाओ, यहाँ घंटी बजानी है, यहाँ सजदा करना है, यहाँ हाथ जोड़ने हैं, लेकिन इमोशनल पिलर पे हम काम नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हस्बैंड वाइफ सारे वर्किंग है, तो जो पीढ़ी नई आ रही है ना, वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होने वाली है क्योंकि उनका इंटरेक्शन नहीं है लोगों के साथ। अगर हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे
तभी तो हम उनसे डील करना सीखेंगे। और अगर हम उनसे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, एआई का जमाना है, एआई तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला। लाइक अगर एक बच्चा है, वो 5 लोगों के ग्रुप में गया, किसी ने उसके साथ बुली कर दी, किसी ने कुछ गलत कह दिया, तभी तो वो उस सिचुएशन को समझेगा कि मुझे हर्ट नहीं होना, मुझे एंगर पे ध्यान रखना है, मुझे लेट गो करना है। पर जब हम सोशली किसी के साथ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, इन इमोशंस को कैसे रीच आउट करेंगे, कैसे लर्न करेंगे और कैसे वैलिडेट करेंगे या एड्रेस करेंगे? नहीं कर सकते ना। मैम, क्या आपको ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि फ्यूचर में जो ईआई है उसको मेडिकल सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए? यस, ये जरूरी है, क्योंकि काउंसलिंग जरूरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो काउंसलिंग से ही दूर हो सकती हैं। मेरे जो सर हैं जिनसे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस सीखा है, वो इस फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ईआई को जगह मिले। बच्चों को इन्वायरमेंटल मास्टरी से लेकर फोकस, हैबिट्स, प्रोकास्टिनेशन से कैसे डील करना है, ये सारी चीजों के ऊपर सिखाया जाए, बात की जाए, सो दैट हम एक सशक्त पीढ़ी को तैयार कर पाए। राइट, ये बहुत जरूरी है। जी मैम, एक बड़ा खास सवाल है जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपका ईआई के प्रति इतना गहरा गंभीर जुड़ाव कैसे हुआ? कितना लगाव, इतनी नॉलेज ये आपने किस तरह क्रिएट की? सर, पहली चीज तो ये है कि मैंने आपको बताया, जब मैं टैरो कर रही थी तो मैंने लोगों के दुख को फील किया, क्योंकि टैरो इज अबाउट गाइडेंस। ठीक है, मैं उनको गाइड कर देती थी, उन्हें समझा देती थी, पर कहीं ना कहीं एक पूरे स्ट्रक्चर को समझना कि एज अ ह्यूमन हम कैसे हैं, हमारे हार्मोनल सिस्टम कैसे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किन थ्योरीज, किन कॉन्सेप्ट्स पे काम करता है, अगर हमें ये सारी चीजें पता हो जाए ना सर, तो हम अपनी लाइफ को बहुत स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस पे काम करने की जरूरत है, लोगों को इसकी नीड है, लोगों को हेल्प चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे इसी पे काम करना। और टू बी वेरी फ्रैंक, अब मैंने भी रिश्तों में काफी स्ट्रगल फेस किया अपनी लाइफ में, तो मैं ये फील कर पाती हूँ, रिलेट कर पाती हूँ कि बहुत जरूरी है रिश्तों को बेहतर से समझने की। क्योंकि एक जो हमें जिंदगी मिली है, अगर रिश्ते ही खूबसूरत नहीं है तो वो जिंदगी को बहुत स्ट्रगल से जीना, एक जैसे हम जिंदगी ढो रहे हैं, तो इस तरह की फील के साथ जीना भी कोई समझदारी नहीं है। मैम, तो दैट्स व्हाई मुझे ये लगता था। एक सक्सेसफुल ईआई कोच बनने के लिए क्या कोई कोर्स या ट्रेनिंग की जरूरत है, या हम अपने अंदर की पावर से, अंदर की नॉलेज से ईआई कोच बन सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नॉलेज की जरूरत है। दिस इज अ साइंटिफिक नॉलेज जो हमें प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिससे हम ईआई कोच बन सकते हैं। और जो आप में क्वालिटीज चाहिए वो होनी चाहिए एम्पैथी, दूसरों को एक करुणा की दृष्टि से देखना, उनके बातों को समझने की क्षमता रखना, पेशेंस होना। अगर आप में ये गुण है और आपके आसपास जो है लोगों को आप एडवाइस करते रहते हो, लोग आपके पास हीलिंग के लिए आते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं, तो मे बी आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं कि आप भी ईआई कोच बन सकते हैं। मैम, कोई आपके सामने एज ए ईआई कोच कोई बेस्ट एक्सपीरियंस या कोई बेस्ट चैलेंज जिसका सामना आपको करना पड़ा हो? बेस्ट एक्सपीरियंस और चैलेंज, देखिए हर केस एक चैलेंज है सर वैसे तो, क्योंकि हर रिश्ते में एक अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हर रिश्ता ही मेरे लिए चैलेंज ही होता है कि जो भी केस आता है तो प्रॉपर तरीके से, मतलब वो कोई भी एक केस दूसरे से सिमिलर नहीं होता। जैसे अगर कोई इनफिडेलिटी का केस आ गया, मान लीजिए कि किसी फीमेल को धोखा मिल गया, वो धोखा किस तरीके से मिला, किसने दिया, वो मैरिड थे, अनमैरिड थे, या उसकी क्या गलती होगी, या सामने वाले की ही गलती थी क्या,
इन सब चीजों को एनालाइज करके देखना, बताना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है और हर केस चैलेंज होता है मेरे लिए, डिफिकल्ट भी होता है। मैम एक बड़ा नॉलेजेबल सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आप इसका प्रॉपरली रिप्लाई करें कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, मैं जानना चाहता हूं आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैसे कैसे रेमेडियल करते हो, पहला स्टेप क्या होता है आपका? सर सबसे पहले अगर मेरे पास कोई केस आता है तो मैं एक क्लैरिटी कॉल लेती हूँ। मैं सबसे पहले क्लैरिटी कॉल इसलिए लेती हूँ सो दैट कि मुझे समझ में आ जाए कि मैं सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करने के कैपेबल भी हूं या नहीं, राइट? और सामने वाले की क्या कमिटमेंट है, क्योंकि मैं उनको जो गाइडेंस देने वाली हूँ, क्या वो अपना पात्र खाली रख के आए हैं जिसमें मैं कुछ डाल पाऊंगी? उनका पात्र ऑलरेडी इतना भरा हुआ तो नहीं है कि मैं उसमें कुछ डाल ही ना पाऊं। तो ये हम एक क्लैरिटी कॉल पहले तो लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ हमें आगे कितना और क्या काम करना है, सो दैट ये प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है। ओके मैम, वैसे लेकिन अगर आप ओवरऑल अपने क्लाइंट का जब रेमेडियल करते हो उनकी सारी पोजीशन जानने के बाद में, तो क्या रेमेडियल प्रोसेस रहता है, किस तरह की एडवाइस होती है, क्या आप किसी तरह का कोई हीलिंग प्रोसेस करते हैं, चक्राज का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं मैम? प्लीज डिस्क्राइब दिस। जी जरूर जरूर जरूर। देखिए हीलिंग तो जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है माइंड के अलाइनमेंट के लिए, डीवायर करने के लिए, दैट इज फॉर श्योर। पर हमारा जो मेन मकसद है उनसे बातचीत करके उनके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना, एक बिलीफ सिस्टम जो उनका बहुत पहले से चलता आ रहा है उसको ब्रेक करना, ये जानना कि वो किस सिचुएशन में वो कौन से कोपिंग मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, उनकी कोपिंग मैकेनिज्म चेक करना, वो किस फ्रेम में है वो चेक करना, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चेक करके उनको उस चीज के लिए एडवाइस करना, गाइड करना, उन्हें काउंसल करना। तो विष्णु जी ये एक या दो चीजों से नहीं होता, दिस इज अ प्रोसेस। 3 या 4 सेशंस लगते हैं जिससे उनका माइंड जो है वो डीवायर हो जाता है। हमने ना बहुत सारे अपने थॉट्स से ना अपने बॉडी को, सॉरी अपने माइंड को बांधा हुआ है। इट्स लाइक दैट कि किसी को इंसान को पेड़ से बांध दिया जाता है, उसमें बार बार रस्सी से लपेटा जाता है। तो हमें उसको डे बाय डे कह लीजिए, सेशन बाय सेशन उस वायर को खोलना होता है। जो उसके पुराने बिलीव्स हैं उनको शिफ्ट करना होता है, एनर्जी शिफ्ट, पैटर्न्स को शिफ्ट करना। तो इस तरीके की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एनएलपी की टेक्निक्स भी हम यूज करते हैं इसमें, और काउंसिल करते हैं, मेडिटेशंस भी करते हैं। क्योंकि मैं रेकी हीलर हूँ तो मैं तो जरूर उसमें चक्रा हीलिंग करवाती ही हूँ अपने क्लाइंट की, सो दैट उन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आ सके। सो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मैं रेकी भी करती हूँ, मैं टैरो भी करती हूँ, मैं स्पेल कास्टर भी हूँ। तो मैं सारी चीजें, जहाँ जो चीज यूज करनी है मैं वो चीज उनके बेटरमेंट के लिए करती हूँ। एक हम आपसे मोटिवेशनल क्वेश्चन करने वाले हैं मैम, आपका रिप्लाई कई उजड़ते परिवारों के लिए एक सहारा बन के सामने आ सकता है। आपका जवाब निर्भर करेगा उन परिवारों को कितना आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन हस्बैंड वाइफ के लिए या यंगर कपल के लिए, ओल्ड एज कपल के लिए, या परिवारों में किसी भी रिश्ते से जुड़े लोग हों उनके लिए आप 5 हमें बेस्ट ऐसे टिप्स दें जो उनके पति पत्नी के रिश्ते को बेस्ट करे, खुशहाल बनाए, आदर्श बनाए, प्यार पैदा करे। तो 5 टिप्स मैं चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को दें जो सीवियर तनाव से गुजर रहे हैं। ओके जी जरूर, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी 5 टिप्स। सबसे पहली चीज तो ये है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि यही मेरी पार्टनर है और मुझे इसके साथ ही रहना है। एक साइकोलॉजी में रूल है, 70-30 का रूल है, जिसे हम बहुत ज्यादा अपने कपल थेरेपी में हम यूज करते हैं कि अगर आपका पार्टनर 70% भी आपको दे रहा है और 30% लैग कर रहा है, तो या तो वो 30% आप देकर पूरा कर लीजिए, या उस 30% को एक्सेप्ट कर लीजिए कि इतना ही है,
लाइक अगर आपका हस्बैंड आपको आई लव यू नहीं बोल रहा है, लेकिन वो सुबह आपको एक कप चाय का बना के दे रहा है, या जब आपका सर दर्द हो रहा है वो आपको दवाई ला करके अपने हाथ से खिला रहा है, तो दैट इज ऑल्सो आई लव यू. तो ये अंडरस्टैंड करिए. कुछ लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, राइट? दूसरी चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगी उन कपल्स को कि जब आप 4 कंप्लेन अपने हस्बैंड को या वाइफ को करें, तो उन्हें 3 कॉम्प्लीमेंट भी जरूर करें. इससे क्या होगा कि आपकी जो रिश्ते में एक बैलेंस बना रहेगा. उस कंप्लेन को आपका पार्टनर ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेगा कि भाई मेरी तो वर्थ ही खत्म हो गई है. आप उन्हें अगर बताएंगे कि तुम 3 जगह पर इतनी अच्छी हो या 2 जगह पर तुम अच्छी नहीं हो, तो तुम अपने आप को यहाँ से ठीक कर लो या बेटर कर लो, तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन हो जाएगी. तीसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि अपने पार्टनर को उसकी लव लैंग्वेज समझ के प्यार कीजिए. सामने वाला आपसे जैसा प्यार चाहता है उसके साथ वैसा प्यार जताने की कोशिश कीजिए. लाइक अगर आपका पार्टनर ये चाहता है कि मेरा बर्थडे है और मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, और आप ये चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आप उसकी लव लैंग्वेज के हिसाब से अगर उसे प्यार नहीं करते या आपको उसको गिफ्ट नहीं देते, तो वो इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होगा, राइट? तो सामने वाले की लव लैंग्वेज को समझिए और उसे उसी तरीके से प्यार दीजिए जैसा वो चाहता. उसके अलावा मैं पार्टनर्स के लिए क्या इजी टिप दे सकती हूँ? गुस्से पे कंट्रोल. गुस्से पे कंट्रोल इन द सेंस कि जब एक फीमेल या मेल कोई भी ज्यादा गुस्से में है, तो उस वक्त अपने आप को पॉज दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए. ये बहुत बेटर ऑप्शन होगा सिचुएशन को हैंडल करने का, राइट? एंड द फिफ्थ टिप मेजरली मैं क्या दूं जिसे आपके व्यूअर्स ये समझ लीजिए कि जब भी 30% और 70% काम नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, उस वक्त आप अपने कॉमन इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए. यानी कि जब पति और पत्नी में प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं दिख रहा, वाइफ भी ऑफिस में से परेशान है, हस्बैंड भी ऑफिस के कामों से परेशान है, आज वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता इमोशनली, ना ही वो इमोशनली सपोर्ट करती है, तो उस वक्त एक कॉमन इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए और अपने रिश्ते को एक नया बैलेंस मतलब करने की कोशिश कीजिए. मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये कोच के साथ में टैरो हीलर भी है, तो टैरो से जुड़ा मेरा सवाल है. मैं चाहूँगा कि आप इस बात को इस तरह को बताएं कि टैरो रीडिंग के जरिए आप किस तरह की सहायता कर सकती है और टैरो किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं. बिल्कुल सर, टैरो इज सिस्टम. मतलब मैं टैरो को एक टूल नहीं समझती हूँ, मैं टैरो को एक सिस्टम की तरह समझती हूँ. लाइफ में आपको जब डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें, उस वक्त टैरो आपको गाइड करता. और मैंने बहुत से लोगों को इसमें गाइडेंस दी है जिससे उनको फायदा हुआ है, वो रेजोनेट कर पाए हैं, लाइफ में उनके चेंजेस आ पाए हैं. टैरो जो है ना हमारी पूरे लाइफ को डिनोमिनेट करता, हर एक सेक्टर को, हमारी लाइफ के जितने सेक्टर्स, जितने भी कह सकते हैं कि जो भी सिचुएशंस है हमारी जिंदगी की, ठीक है, तो टैरो जो है हर सिचुएशन में हमें बाहर निकालने की कैपेबिलिटी रखता है क्योंकि वो हमें गाइड करता है. टैरो इज अ स्ट्रॉन्ग मोडालिटी आई गेस. मतलब मैं तो टैरो से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हूँ. मुझे तो प्यार है अपने टैरो से, अपने कार्ड से, अपने एंजल्स, अपने ब्रेसलेट्स से, और ये वर्क करते हैं सब. मैंने देखा है लोगों की जिंदगियां बदलते हुए, और एक सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे जब मैं उनको टैरो से गाइड करती हूँ. लाइक मुझे ये तक किसी ने बताया कि मैं तो जिंदगी खत्म करने वाली थी, बट मैंने सोचा मैं टैरो रीडिंग करवा लेती हूँ. उसने टैरो रीडिंग करवाई, उसकी सिचुएशन मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन की कि उसको जिंदगी में एक होप मिल गई कि मैं गलत सोच रही हूँ, उसको डायरेक्शन मिल गया. तो उसने मुझे बाद में बताया कि मैम आपसे टैरो करवाने के बाद मैं नॉर्मल हुई. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी.
तो इसलिए टैरो इज अमेजिंग। मैम एक आदमी कोई भी जनरल व्यक्ति चाहे वो दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई कलकत्ता में है, वो आपसे किस तरह अगर कोई कंसल्टेशन करना चाहे अपॉइंटमेंट लेकर तो किस तरह कांटेक्ट कर सकेगा कोई क्लाइंट आपसे? हाँ जी, मैं ऑनलाइन ही सेशन देती हूँ सर। आप मुझे सिंपल प्रोसेस है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा वो पेमेंट के बाद हम उनको टाइम प्रोवाइड कर देते हैं एंड कंसल्टेंसी हो जाती है। जी। मैं ऑनलाइन ही ज्यादातर करती हूँ टैरो। सो आपने सुना देश की जानी मानी ईआई कोच ट्विंकल चोपड़ा को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफ़ी सेंसिबल एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए और रिश्तों के कई रहस्यों को उजागर किया। साथ में उन्होंने युवा पीढ़ी के जो कपल हैं, जो यंगर कपल हैं, उनको उन्होंने सजेशन भी दिए और अपनी बेस्ट एडवाइस उनको दी, जिनको उनको अपनाने के बाद में आप अपनी लाइफ को हैप्पी कर सकते हैं, वेल्दी कर सकते हैं। और जो जीवन में जो तनाव है, वो तनाव जो जीवन को जीने से वंचित करता है, उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए भी ट्विंकल चोपड़ा ने खास सजेशन और रेमेडीज प्रोवाइड कराए। आप ट्विंकल चोपड़ा से सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन में रिश्तों से जुड़ी किसी भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। सो थैंक्स लॉट्स मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच विष्णु जी, आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे सो दैट कि क्लाइंट्स को या आपके व्यूअर्स को कुछ वैल्यू एडिशन मिल पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम।